Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, all. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. फटाफट कैमरा ऑन करिए। Good morning, ma'am. कैमरा ऑन। और जिधर से आवाज आ रही है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? एमओए, राइट? उसमें बता रही थी। क्या बता रही थी? टाइप्स ऑफ मीटिंग बता रहे थे। टाइप्स ऑफ मीटिंग हो गया था, उसके बाद एमओए बता रही थी ना। यस मैम। मीटिंग तो चंदा मैम आप बोले थे एमओए एओए क्लास लेंगे पूरा पूरी। हाँ हाँ, तो एमओए हम लोग शुरू कर चुके थे ना, वही तो मैं बता रही हूँ। यस मैम। हाँ, तो एमओए डिस्कशन हो चुका था और कंटेंट डिस्कशन कर रहे थे हम। मैम एमओए फिर से बता दीजिएगा ना। ठीक है, सब आ गए? कैमरा ऑन है? शेयर करूं? हाँ, मैम जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म हो गया। ज्वाइंट स्टॉक का ही पार्ट है रूपम ये। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आप लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक, ठीक है? उसमें फिर फीचर्स आपको बताना है, प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है? इसके अलावा एमओए एओए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये टर्म आया है डिफरेंस में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए एमओए क्या है, एओए क्या है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अगर हम पढ़ रहे हैं तो एमओए नहीं पता, एओए नहीं पता, तो ये थोड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है? दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों का जानना जरूरी है, राइट? मैम और कितने चैप्टर्स बाकी हैं? चैप्टर्स सिलेबस सबके पास है। चैप्टर अभी काफी बाकी है आप लोगों का। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एक क्लास जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, एक क्लास जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। फिर आपका पब्लिक इंटरप्राइजेज है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह तो हो ही गया है। यस मैम। 4-5 चैप्टर है जो बचा होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो चुका है। फिर आपका एक ये है इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं, ठीक है? डेट अभी तो आप लोगों के एग्जामिनेशन का तो डेट नहीं आया है ना अभी, हाँ मैम। फरवरी तक हो जाना चाहिए। कब तक होगा मैम? क्या कब तक होगा एग्जाम? यस मैम, फरवरी में नहीं ना। अभी कोई नोटिस नहीं है, बट हाँ आप एक्सपेक्ट करिए कि फरवरी तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन फरवरी लास्ट वीक तक हो सकता है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या डिस्कशन हुआ था एमओए में कल तक? कौन बताएगा? निकिता, यस मैम। एमओए में क्या क्या अब तक समझे हैं आप लोग? एमओए को हम प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ कंपनी कह सकते हैं। गुड। प्रिंसिपल और डॉक्यूमेंट या चार्टर्ड ऑफ कंपनी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। गुड। और इसका एक सुटेबल पैराग्राफ डिवाइडेड होता है। प्रिंटेड होना चाहिए, सुटेबल पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है? any activity done outside the company is known as ultra vires.
ठीक है, आउटसाइड द कंपनी नहीं बोलेंगे, आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं जो मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है तो वो आपका अल्ट्रा वायर कहलाएगा, यानी वॉइड कहलाएगा। Memorandum must be printed वो हो चुका। and basically it is done with the work of founder. बेसिकली इट इज डन, The work of founder. ये समझ नहीं आया, क्या हिंदी में बोलिए। मतलब आप बताई थी कि जो वर्क होता है उसका जो फाउंडर होता है उनके द्वारा, मतलब ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, जिसमें सारा डिटेल आपको देना पड़ता है। ये प्रमोटर्स का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी। क्यों सुप्रीम डॉक्यूमेंट बोला जाता है? इट इज द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अ कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट एमओए। ठीक है, एमओए के बिना कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो। ठीक है, दोनों को आपको एमओए सबमिट करना होता है। एमओए का तो कोई प्रोविजन है नहीं, एओए का आप मान सकते हैं प्रोविजन है कि अगर आप एओए नहीं बनाना चाहें तो आप टेबल ए शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट में है वो आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू मेक एओए। लेकिन एमओए में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, एमओए आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ अल्ट्रा वायर है कि अगर आप आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम कोई काम करते हैं, इट डिटरमाइंस द लिमिट of a company's activity. Any activity done outside the scope of memorandum will be ultra vires and void. Even the whole body of the member cannot make it valid and bind for a company. This is known as doctrine of ultra vire. यानी सारे लोग मिल करके भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, next is it informs the investors of the purposes for which their money will be utilized by the company. ठीक है, ये आउटसाइडर को बेसिकली या इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करती है कि आपकी मनी को कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इट मेक्स नोन टू द शेयर होल्डर द एक्सटेंड ऑफ देयर लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स की क्या लाइबिलिटी है वो शेयर होल्डर्स को बताती है। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पावर मतलब कंपनी का दायरा क्या है, ठीक है, वो सब बताती है। इट इनेबल्स आउटसाइडर टू नो वेदर द कंपनी इज ऑथराइज्ड to enter into a particular transaction. Mute रखिएगा। And last one is it indicate the name. मनमोहन सिंह, सॉरी मैम वो पता नहीं गलती से हो गया। आगे बढ़ते हैं। It indicates the name and address of the people who have promoted the company. कंपनी को जो प्रमोट किए हैं उनका नेम एंड एड्रेस वो सारा मेंशन रहता है आपके मेमोरेंडम। फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, उसमें मैम उनमें एक और समझना था, बैक कीजिए थोड़ा उसमें। इसमें ये यहाँ पे नंबर 6 में था मैम, enables outsider to know whether the company is authorized to enter into a particular transaction। मतलब कंपनी ऑथराइज है कि नहीं, ये चीज आपको मेमोरेंडम में मेंशन होता है। लाइक सारा कुछ आप मेंशन करेंगे ना, नेम क्लाउज, कैपिटल क्लाउज, लायबिलिटी क्लाउज, तो आप अपने मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि क्या हम इस ट्रांजैक्शन में एंटर करें या नहीं करें। ठीक है मैम, आउटसाइडर को मतलब जानने का पूरा होगा ऐसा। हाँ, जैसे मान लीजिए सिमेज के बारे में सारा कुछ कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कोई सर्टेन प्रोस्पेक्टस है या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे हमको पता चल रहा है कि क्या है, हमको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेम वे कंपनी का सारा डिटेल इसमें पता रहता है। ठीक है, कौन है प्रमोटर, राइट, उसका कैपिटल कितना, कितने से कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल कितना है, ठीक है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ आपको मेमोरेंडम में मेंशन होगा। ठीक है, हो गया और कुछ नहीं मैम। अब आ जाइए नेम क्लाउज। नेम क्लाउज का भी डिस्कशन हो चुका था। मनीष, किन किन चीजों का ध्यान रखना है नेम क्लाउज में? बताइए। यस मैम। नेम क्लाउज में 4 आपका डिस्कशन हुआ था ना यस मैम। कि क्या क्या चीज या क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना होगा नेम क्लाउज। मैम ये समझ में नहीं आया था।
कंपनी का क्या नाम रखेंगे आप, ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम 3 नाम देना होगा, ठीक है। 3 नाम का ऑप्शन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी के, पहला नाम हम ये रखना चाहते हैं, जैसे आपको एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते होंगे तो आपके लिए सेंटर का पूछा जाता है ना कि प्रायोरिटी क्या होगा, लिस्ट अपना बताइए, पटना देना चाहते हैं तो प्रायोरिटी में पटना रहता है, मान लीजिए ठीक है पटना नहीं दिया तो कोलकाता दे देगा, कोलकाता नहीं दिया तो मान लीजिए दिल्ली दे देगा। सेम वे नेम में भी ऐसा ही ऑप्शन आपको देना है कि पहला प्रायोरिटी लिस्ट में जो आपका है वो आप देंगे। अब मान लीजिए ये नाम किसी और कंपनी का ऑलरेडी है तो चलिए सेकंड ऑप्शन होगा, चूज होगा। अब सेकंड ऑप्शन मान लीजिए ऑब्जेक्शनेबल नेम है तो चलो थर्ड ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो 3 प्रायोरिटी आपको देना है। डन, इतना समझे मनीष? यस मैम। दूसरा क्या है कि आप जब जो 3 नाम देंगे ये आप कम से कम ध्यान रखिए कि वो 3 नाम आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम ना दे रहे हो, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी से उसका कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है। थर्ड आपको ध्यान देना है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल नाम ना हो, ठीक है। नाम के पीछे कोऑपरेटिव ना लिखा रहे, क्योंकि कोऑपरेटिव अगेन अलग, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, कंफ्यूजन हो सकता है। फिफ्थ क्या है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लास्ट में आप पब्लिक सॉरी सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे, ठीक है। प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड। डन, अंडरस्टूड? यस मैम। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप लोग भूल मैम ये जाएंगे। लोकल बॉडी से ऑथोराइज भी तो नहीं होना चाहिए ना, कोई लोकल बॉडी से ऑथोराइज? हाँ, लोकल अथॉरिटी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नेम ठीक है। मैच भी नहीं करना चाहिए कैमरा वो क्यों किसी और ऑफ है आप कंपनी से। लोगों का? रेवती ऋतिक, ये आप लोगों का कैमरा क्यों ऑफ है? अंकित, कैमरा सारे बच्चे ऑन करके बैठते हैं, तब तो आप लोग पुराने हो चुके हैं। सॉरी। और कुछ? ये हो गया नेम क्लाउज, ठीक है। स्वप्निल क्लियर हो रहा है? मैम प्राइवेट है तो लिमिटेड। प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड। डन। यस मैम। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोमिसाइल, अपने लैंग्वेज में लिखिए क्योंकि ये लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा तो अगर आप समझते जाएंगे तो ये पढ़ के समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज के बारे में। डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज का कहने का मतलब कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस अपना कौन से प्लेस में यानी कौन से स्टेट में आप रखना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज आप स्पेसिफाई करेंगे। ये अभिजीत पढ़िए ये लाइन, द क्लाउज कंटेन द नेम ऑफ। The clause contains the name of the state in which the company's registered office will be situated. The registered office is the place where all the statutory books and other documents of the companies are kept. All notice circulars and other correspondence are sent by the registrar to the registered office. The clause also determines the jurisdiction of the court. Jurisdiction of the court for the company, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप पटना में हैं तो पटना में अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, कौन से कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन मतलब कि आपका दायरा कहाँ है, ठीक है। तो डोमिसाइल क्लाउज मतलब जब आप मेमोरेंडम देंगे तो नेम तो बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे ही, प्लस उसी सेम मेमोरेंडम में आपको डोमिसाइल क्लाउज के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट क्लाउज नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको बताना होगा कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू एस्टैब्लिशिंग दिस कंपनी, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही लोग आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको अमेंड भी करना, मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, बट ये काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, यहाँ परमिशन लेना पड़ेगा तभी आप सर्टेन चेंजेस ला पाए। तो कुछ कुछ क्लाउज है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लाउज है जिसको चेंज करना मुश्किल होगा। लाइक इसमें से एक है आपका ऑब्जेक्ट क्लाउज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लाउज अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको हर जगह से मतलब ऑलमोस्ट इन्वेस्टर से और सारे लोगों से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शन ना है नहीं है तो ही हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होता है, आगे हम लोग अल्टरेशन में डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लाउज मतलब समझ गए कि ऑब्जेक्ट हम स्पेसिफाई करते हैं किस ऑब्जेक्ट या कोर ऑब्जेक्टिव क्या है ये कंपनी खोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइबिलिटी क्लाउज। लाइबिलिटी भी आपको 3 टाइप का लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी याद है संस्कृति? यस मैम। बताइए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी? मैम क्लास नहीं किए थे कल वाला। श्रुति, कितने टाइप की लाइबिलिटी होती है? मैम लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड। एक और बच रहा है, एक तो लिमिटेड अनलिमिटेड, एक और मैम एक नहीं पता। लिमिटेड में 2 टाइप होता है, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में। कोई आंसर दे सकते हैं? रेज योर हैंड ओवर हियर। क्लास में नहीं हुआ डिस्कशन क्या? देखिए, लिमिटेड बाय शेयर तो सिंपल है कि भाई जितना हम शेयर परचेज कर रहे हैं उतनी की ही लाइबिलिटी है मेरी। ठीक है, 500 का शेयर है तो 500 ही मेरा खर्चा होना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक इस मेंबर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये मेंबर का रोल कब होगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप होती रहती है तब इस मेंबर का रोल होता है, और ये चीज आपको मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करना होता है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आई गारंटी यू दैट आई विल बी पेइंग दिस मच अमाउंट टू द कंपनी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि आप यहाँ पे गारंटी कर रहे हैं कि इतना अमाउंट हम आपको पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर? ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो खैर सबको पता होगा ही कि अगर आपका सर्टेन लॉस होता है तो पूरा प्रॉपर्टी तक आपको सेल करना पड़ेगा, उसमें आपका कोई भी कहीं से भी आप छूट नहीं सकते। ठीक है, मैम गारंटी का एक बार और बताइएगा। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कि हम जब तक कंपनी चलती है, चलती रहेगी, तब तक मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब हम इतना अमाउंट आपको पे करेंगे। ठीक है, इसमें गारंटी रहता है मैम। हाँ, ये गारंटी मेमोरेंडम में आप आपके बेचने पर इतना मिल जाएगा। हाँ, मेमोरेंडम में ये स्पेसिफाई होता है। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी ये मेमोरेंडम में स्पेसिफाई होता है कि इतना अमाउंट आपको पे करना ही करना होगा। ठीक है मैम लिमिटेड बाय गारंटी जो पार्टनर जो भी मेंबर्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि वो लिमिटेड बाय गारंटी है, उनको उनके लिए क्या बेनिफिट है? वो तो लाइफ टाइम काम नहीं कर रहे और ना ही कुछ बियर कर रहे, ना ही कुछ अर्न कर रहे, बस लास्ट में उन्हें गारंटी देनी पड़ती है कि वो पैसे देंगे, तो उनका बेनिफिट्स क्या है मैम? ये कैसे हो गया कि उसका कोई अर्निंग नहीं है? अर्निंग तो जैसे हो रहा है सबका अर्निंग हो ही रहा है प्रॉफिट में। ओके, मतलब लाइफ टाइम उसमें उसको कोई लायबिलिटी बियर नहीं करेगा, लॉस में उसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ बस लास्ट में जब वाइंड अप करते हो। और देखिए, वाइंड अप सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, वाइंड अप कहा जाता है, लेकिन वाइंड अप सबसे लास्ट ऑप्शन। आप सोचिए, कंपनी के फॉर्मेशन में इतना टाइम लगता है, यस और नो? कंपनी जब फॉर्म करती है, इजी प्रोसेस है नहीं, पूरा लाइफ लग जाता है, पूरा हमारा फाइनेंस लग जाता है। तो वाइंडिंग अप करना, समझिए सब कुछ हम कर चुके हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, तब वाइंड अप करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली वाइंड अप होगा ये सोच करके कोई कंपनी खोलता है नहीं। ठीक है, तो वाइंडिंग अप इज अ वेरी लास्ट ऑप्शन, राइट? तो पूरा लाइफ तो अर्निंग ही अर्निंग है, बस है कि मेरा जो पेमेंट होगा, लाइबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी ना। तो जिम्मेदारी में तो हमको पे करना है, तो हमको पे कब करना है? एट द टाइम ऑफ लॉस, यस और नो? मैम जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर कोई कंपनी ये डिसॉल्व हो रहा है, कुछ रीजन से हो रहा है, तो फिर उनकी जो आप मैं बताया पर्सनल एसेट्स भी उनको सेल करना पड़ सकता है। पर्सनल एसेट्स मतलब क्या? उसका जो होम बिल्डिंग होगा वो भी उसको सेल करना पड़ेगा क्या मैम? हाँ, पर्सनल एसेट का मतलब तो यही होता है, जो भी आपका अगर है पैसा आपके पास, पर्सनल एसेट है, तो आपको सेल करना पड़ेगा। तो फिर मैम अगर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखता है, मेंटेन करता है, तो फिर उनको उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी तो कुछ मतलब कि फिर उनका तो प्रॉफिट सही समझ रहे हैं मैम? हाँ, सही समझ रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं कैपिटल क्लाउज में। कैपिटल क्लाउज मतलब तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि ऑथराइज कैपिटल कितना होगा आपका, कितने कैपिटल से आप कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? लास्ट में है आपका सब्सक्रिप्शन क्लाउज। सब्सक्रिप्शन क्लाउज मतलब क्या कि आप जो भी आपका डूज एंड डोंट है वो सब आप
ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जितना डिक्लेरेशन आपका साइन करना है वो सारा आप कर चुके हैं, इतने लोगों का साइन चाहिए वो आप कर चुके हैं, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोगों का सिग्नेचर है आपके पास, प्राइवेट है तो 2 लोगों का कम से कम सिग्नेचर है आपके पास, ठीक है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जितना जो जो चीज चाहिए वो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें एक और क्लाउज उसमें ऐड किया गया, दैट इज नॉमिनी क्लाउज। तब ये नॉमिनी क्लाउज क्या होता है? आप ओपीसी कंपनी के बारे में जानते हैं? ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ये पहले नहीं था, आपका कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंड हुआ उसमें फिर इसको ऐड किया गया है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी क्या चीज है कि आप एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है, लेकिन वो क्या होता है आपका सोल प्रोप्राइटर से डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉमिनी असाइन करना होता है कि अगर हम नहीं है तो मेरा जो नॉमिनी है वो कंपनी चलाए, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 2 डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा, डायरेक्टर्स का भी होना यहाँ जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉमिनी क्लाउज है, तो ये तो जो मेमोरेंडम है ये तो इन जनरल सबके लिए है ना, लेकिन नॉमिनी क्लाउज जो है वो 1 पर्सन कंपनी के लिए, समझ आया? तो ये है आपका मेमोरेंडम। अल्टरेशन की बात करें, अल्टरेशन थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि नहीं पढ़ना है तो ज्यादा टाइम, चूंकि सिलेबस बाकी है तो ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करूंगी मैं। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और टाइम होगा तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे। अल्टरेशन फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए कि अल्टरेशन डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मेमोरेंडम का अगर अल्टरेशन करना है, 3 टाइप का रिजोल्यूशन होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या कि अगर आपको नेम क्लाउज या कुछ भी चेंज करना है तो आपका 50% से अधिक अगर है सपोर्ट में, ठीक है, फॉर द किसी डिसीजन के फॉर में है तो वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। और अगर 51% तक नहीं हो रहा है तो फिर अगेन वो कैंसिल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसके अलावा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन कहने का मतलब कम से कम 75% लोग एग्री करेंगे तो ही वो चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे नेम क्लाउज का अल्टरेशन में देखिए, इफ द नेम रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है तो मात्र ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप पास करके आप और रिटर्न अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर के आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटर्न परमिशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यानी सारे मेंबर्स का, जितने मेंबर्स है उसका 51% से अधिक एग्री कर रहे हैं कि नेम चेंज होना है तो हम लोग कर देंगे, जो नेम आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है कि इसके अलावा आइडेंटिकल नेम के अलावा बाकी कोई अगर रीजन है, बाकी कोई रीजन मतलब क्या, ऑब्जेक्शनेबल नेम है, कोऑपरेटिव है, या जितना अभी डिस्कशन हुआ वो अगर है तो उस केस में अगेन आपका स्पेशल रिजोल्यूशन जरूरी है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रिटर्न परमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। अब आते हैं डोमिसाइल क्लाउज। डोमिसाइल क्लाउज में क्या है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कर रहे हैं चेंज, स्टेट ही चेंज कर रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली बड़ा काम कर रहे हैं ना, स्टेट ही चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको स्पेशल रिजोल्यूशन करना हो, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब श्रुति? यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन? मैम स्पेशल रिजोल्यूशन मैम 75% के ऊपर जो मतलब अगर लोग परमिशन से। गुड गुड गुड। नेक्स्ट, इस तरीके से आंसर मिलता है ना, पढ़ाने में मन लगता है कि चलो ठीक है बच्चे समझ रहे हैं। नेक्स्ट मैम रिपीट अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपका 75% से अधिक अगर लोग अग्री कर रहे हैं, ठीक है, वोटिंग आपका 75% से अधिक है कि हाँ चेंज करना चाहिए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट या दूसरे स्टेट में करें, चलो आई एग्री विद दिस, ठीक है, आई एग्री विद दिस डिसीजन, 75% से ऊपर लोग एग्री कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, एक टाउन से दूसरे टाउन में हमको शिफ्ट करना है, यहाँ स्टेट नहीं सिर्फ टाउन पास हो रहा है तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। सेम स्टेट है लेकिन टाउन अलग है। अब स्टेट सेम हो टाउन अलग हो तो उसमें कितना मतलब मिनिमम उसमें 75% का लोग माने तो क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही रहते? मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि स्पेशल जो स्टेट में हम लोग चेंजेस करते तो 75% का लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, तो ये जो टाउन में है उसमें कितने लोगों का होना चाहिए मिनिमम?
75 स्पेशल बता तो रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब आपका 75% से ऊपर अग्री करेंगे, ठीक है। ये टर्म समझिए, स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यही दो तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। रिटर्न परमिशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है ही है, बस चेंज क्या हो रहा है, स्पेशल है या ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी है अगर है तो मतलब 50% से अधिक हुआ तो हम कर देंगे चेंज, लेकिन स्पेशल है तो स्पेशल में 75% लोग सहमत होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैम अगर ये लोग कौन होंगे, शेयर होल्डर्स है तो ये स्पेशल के अंदर आएगा ना मैम? हाँ ओके मैम। मैम ये शेयर होल्डर्स का होगा ना? शेयर होल्डर्स मेंबर्स, यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है। और अब नेक्स्ट है लोकेलिटी, ठीक है। इफ द ऑफिस इज टू फी शिफ्टेड फ्रॉम, अब देखिए स्टेट हो चुका, आपका टाउन हो चुका, अब एक ही टाउन में, जैसे पटना में ही हमको शिफ्ट करना है एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी, ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आप पास कर दीजिए एंड इट्स डन, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लाउज। तो ऑब्जेक्ट क्लाउज अभी तुरंत डिस्कशन किए कि ऑब्जेक्ट क्लाउज अगर डिस्कशन करना है तो ये रहा कंपनी लॉ बोर्ड, इनके परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रार, जो हाईलाइट कर रही हूँ वो बस की पॉइंट है, वही आपको लिखना है और वही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है वो आपको चेक कर लेगी कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर चेंज करने में दिक्कत होगा, ये सारा मेन है। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी क्लाउज। इफ द कंपनी वांट टू मेक अल्टरेशन व्हिच इंपोजेस एनी एडिशनल लाइबिलिटी ऑन इट्स मेंबर, इट मस्ट पार्ट। अब ये देखिए तीसरा टाइप का रिजोल्यूशन, दैट इज यूनानिमस रिजोल्यूशन, यानी अगर आपको लाइबिलिटी चेंज करना है तब तो अगर 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, एक भी अगर अगेंस्ट अगर हुआ तो फिर ये पास नहीं होगा, ठीक है। लाइबिलिटी चेंज करना अगेन यूनानिमस रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट है आपका कैपिटल क्लाउज, तो सिर्फ कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल इतना आप जानिए, बाकी आप जब सेकेंड सेम में जाएंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बस क्वेश्चन अगर कोई पूछे एमओए क्या है, एओए क्या है, क्योंकि एमओए का इंट्रोडक्शन और एओए का इंट्रोडक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक में, ठीक है। ये एग्जाम में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, अल्टरेशन वगैरह तो शायद ना पूछे, लेकिन कम से कम कंटेंट तक जरूर पूछ सकता है, ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक का इंट्रोडक्शन है तो एमओए एओए पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाइए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी डिस्कशन हुआ था रफली। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर या इनसाइडर का रिलेशन है? इनसाइडर। इनसाइडर यानी कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम होगा या बाय लॉज ऑफ द कंपनी आप बोलिए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगेन हाईलाइट कर देती हूँ, ये है आपका बाय लॉज ऑफ द कंपनी। डन? यस मैम। इसका रिलेशन है, ये भी कहीं होगा ही, ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल लिख लीजिए कि ये रिलेशन है कंपनी का इंटरनल अफेयर्स। हाँ, इंटरनल अफेयर्स वगैरह आप ये चेक करके करेंगे। कंटेंट की बात करें तो इंटरनल है तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरनल में जितना भी आपका जैसे शेयर हमको करना है तो शेयर से रिलेटेड, बस ऐसे याद रखिए शेयर से रिलेटेड क्या क्या हम लोग को एओए में मेंशन रहता है। शेयर का टाइप क्या होगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होगा या इक्विटी शेयर होगा, ठीक है, या फिर आपका नंबर कितना होगा, किस डिनोमिनेशन में होगा, 10 का एक शेयर होगा या 100 का एक शेयर होगा, ठीक है, या 10 का 10 डिनोमिनेशन मींस, वही तो बता रही हूँ कि डिनोमिनेशन में अब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये का या तो एक नोट हो सकता है या फिर 10 का 10 नोट हो सकता है ना। तो ये क्या है, डिनोमिनेशन ही है ना, 100 का एक नोट, राइट। या फिर आपका 100 रुपया मेरे पास है लेकिन 10-10 का नोट है 10, समझ आया? इस टाइप इसको कहते हैं लोग डिनोमिनेशन। तो यानी एक शेयर आप 10 रुपये का रखना चाहते हैं या एक शेयर 100 रुपये का रखना चाहते हैं, ये आपको स्पेसिफाई क्या रहेगा एओए में। तो आप ये देखिए सारा चीज, ये छोटा छोटा चीज भी उसमें मेंशन किया हुआ है। क्यों मेंशन किया हुआ है, सारा कुछ क्यों रिटर्न है, क्योंकि कंपनी इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आगे चल के आपको किसी भी टाइप का कंफ्लिक्ट ना हो, लोग कहीं कुछ और ऑब्जेक्शन ना करें, इसलिए इस चीज से बचने के लिए आपका ये एओए वगैरह सारा कुछ रिटर्न रहता है कि जो भी है भाई यहाँ पे है, हम लोग जो करेंगे
इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ पहले से स्पेसिफाई किया हुआ, ठीक है। इसी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम लोग ये सब चीज करना होता है। नेक्स्ट, शेयर से रिलेटेड अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसमिशन का प्रोसेस क्या होगा, फॉर फीचर मतलब होता है जब्त करना, शेयर अगर जब्त करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। इसके अलावा शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो सारे चीज का प्रोसीजर यहाँ पे लिखा रहता है। शेयर कैपिटल हमको रिड्यूस करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, फिर बोरोइंग पावर कंपनी के पास कितना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर की, ये था अब तक शेयर का डिस्कशन, ठीक है। अब यहाँ से है आपका डायरेक्टर का डिस्कशन, यानी डायरेक्टर का क्या, सबसे पहले डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया, उसका रेम्यूनरेशन हम क्या देंगे, फिर रिमूवल, वो सारा कुछ इसमें स्पेसिफाई होगा। डन। उसके बाद मीटिंग हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मीटिंग का क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। प्रॉक्सी किसमें अलाउड है, किसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट को रखने का क्या प्रोसीजर है, और सील ऑफ द कंपनी, फिर आपका बाइंडिंग आपका प्रोसीजर। ये सारा एओए में, सारा चीज क्या है, कंपनी के अंदर का ही प्रोसीजर, ठीक है। सारा चीज एओए में मेंशन रहता है, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल में बस हमको इतना ध्यान देना है कि कुछ भी अल्टर अगर आप कर रहे हैं तो एमओए के कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का ब्रीच नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसलिए अगर आप अल्टर कर रहे हैं तो करिए, लेकिन ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका मेमोरेंडम के कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किसी के आउटसाइडर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट मस्ट नॉट हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, ठीक है। फिर इट शुड नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड बाय मेजॉरिटी ऑन माइनॉरिटी, राइट। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। और एक ही पेज में, इनफैक्ट आप बस यही पेज एक कर लीजिए, दोनों एमओए और एओए क्लियर हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आएगा तो इंट्रोडक्शन आएगा, तो बस अगर एमओए सिर्फ पूछे तो इतना लिख लीजिएगा, एओए अगर पूछे तो सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंस पूछे तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में है। पर्पस क्या है इसका, एक बार देख लीजिए। पर्पस ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इट इज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ द कंपनी। आपका ये आर्टिकल क्या होता है स्वप्निल? एओ मैम, इसका मैम प्रोविजन पूछ रहा है मैम। नहीं, एओए में पर्पस क्या है, क्या रहता है एओए में? मैम ये इसमें एक्ट बहुत ही आते हैं मैम। विजय और नेक्स्ट, यस मैम, मतलब सब मैम कंपनी के बारे में बताता है कि कितना इक्विटी अलॉट करना चाहिए। रूपम, पर्पस बताइए। मेमोरेंडम में रहता है पावर एंड ऑब्जेक्टिव, आर्टिकल में क्या मेंशन रहता है? मैम इसमें रूल और रेगुलेशन का ध्यान, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटस एंड पोजीशन की। तो स्टेटस तो हम लोग देख ही चुके हैं, मेमोरेंडम आपका मेन डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल क्या है आपका? सब्सिडियरी टू मेमोरेंडम है, ठीक है। लीगल इफेक्ट की बात करें, एक्ट डन बियॉन्ड इट आर वॉइड, और यहाँ पे एक्ट डन बियॉन्ड इट कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है। बस मेमोरेंडम के अंदर होना चाहिए। ड्राफ्टिंग की बात करें, कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नॉट कंपलसरी फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। और एक चीज और मैंने बताया था कि आप इसके जगह पे टेबल ए शेड्यूल 1 फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें, कंपनी एंड आउटसाइडर के साथ है, यहाँ पे कंपनी एंड मेंबर्स के साथ है। अल्टरेशन अभी तुरंत देखते हुए आए हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है एमओए, गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी होता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल आपका इजी होता है और गवर्नमेंट का अप्रूवल इज नॉट दैट मच नेसेसरी। उसमें हम लोग गवर्नमेंट का रिटर्न परमिशन वगैरह नहीं लेते। तो ये था। ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग मैम, ड्राफ्टिंग मतलब बनाना, मेमोरेंडम का बनाना इज कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक हो या प्राइवेट, ठीक है। यस मैम। ड्राफ्टिंग मतलब बनाना, मेमोरेंडम का बनना और आर्टिकल बनना। तो मेमोरेंडम का बनना इज कंपलसरी और इट इज एओए इज नॉट दैट कंपलसरी, ठीक है।
तो ये था आपका एमओए और एओए। मैम 3rd नंबर पॉइंट एक बार फिर से बताइए ना, लीगल इफेक्ट। जो अल्ट्रा वायर है ना, वही है लीगल इफेक्ट। अल्ट्रा वायर डिस्कशन किए थे कि अगर आप इसके अंदर जो भी मेंशन्ड है उसके बियॉन्ड अगर काम करते हैं, यानी उसके बाहर अगर आप काम करते हैं, तो ये कहलाएगा वॉइड। वॉइड मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, ठीक है, इसको खारिज किया जाए। और आर्टिकल में ये अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल के बाहर है तो चलो ठीक है, छोटा भाई नहीं मान रहा है तो बड़े भाई का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। या पापा बोले थे ना इसको कि चलो ये बड़ा भाई नहीं मान रहा है तो हम पापा के पास सीधा चले जाएंगे। तो मेमोरेंडम की बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल के अगर बियॉन्ड है तो कहा जा सकता है, अडॉप्ट हो सकता है, बस मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ? तो बस आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इवन आप जहां नोट्स बना रहे हैं वहां इसको लिख के रख लीजिए। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख लेंगे आराम से। जनरली 5 मार्क्स का आना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। चलिए, डन। यस ज्वाइंट स्टॉक के बाद क्या है आप लोगों का? एक टाइप्स भी आप लोग को जानना जरूरी है। टाइप्स भी बता देती हूँ, रुक जाइए, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। टाइप्स ऑफ द कंपनी ऑन द, इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या जाने ज्वाइंट स्टॉक में, जो आपके मॉड्यूल में दिया है उसके अलावा आप एक एमओए और एओए नोट्स में मेंशन करेंगे। और दूसरा आप ये स्टेजेस में जितना इसमें दिया हुआ है वो लिखना जरूरी नहीं है, बस स्टेजेस क्या है वो 4 स्टेज लिख करके उस स्टेज में क्या क्या होता है वो आप लिख लीजिए, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये भी अगेन ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते चले जाइए। टाइप्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कितने मेंबर हैं कंपनी में, तो एक मेंबर है 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कितना मनीष? मैम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। गुड। पब्लिक है तो मिनिमम 7। मैक्सिमम? मैक्सिमम इसका फिक्स नहीं है मैम। नो लिमिट। गुड। अब आ जाइए लाइबिलिटी भी अभी तुरंत डिस्कशन किए हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, इजी है। अब ये समझना है स्पेशल कंपनी। स्पेशल कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी जान रहे हैं कि 50% से अधिक अगर शेयर गवर्नमेंट का है तो वो गवर्नमेंट कंपनी। अब आते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब अमेजॉन, यहाँ की कंपनी नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे डील कर रही है, तो चाहे वो कंपनी मतलब इंडिया में डील कर रही है लेकिन है वो कंपनी बाहर की, ठीक है। मैनेजमेंट है बाहर का, मतलब मान लीजिए यूएसए में है। अमेजॉन कहाँ की कंपनी है वैसे? अमेरिकन। यूएसए। तो जहाँ की भी है तो वहाँ की कंपनी है लेकिन इंडिया में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये इस टाइप की कंपनी को हम लोग कहेंगे फॉरेन कंपनी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्यों ना डील कर रही हो, ठीक है। इवन अगर यहाँ खुला रखा हुआ है, एक ब्रांच यहाँ पे है, तो भी हम उसको फॉरेन कहेंगे क्योंकि उसका मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी इसका मेन मकसद होता है आर्ट, साइंस, ठीक है, कॉमर्स, एजुकेशन, इन सब पे स्पेसिफाई करना, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका LIC हो गया, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सब आ जाएगा, हाँ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल भी यहाँ ऐड किया हुआ है, LIC, ICICI, IDFC, IDBI, UTI, ये सब आपका जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और 51% से अधिक पब्लिक है ना, तो 51% से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अगर शेयर, तो हो जाएगा वो पब्लिक फाइनेंस। अब कंट्रोल की बेसिस पे बात करें तो कंट्रोल के बेसिस पे एक होता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब मान लीजिए 51% शेयर किसी कंपनी का होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझे, गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट करके, ठीक है। गूगल का 51% से अधिक शेयर आपका है, सॉरी आपका मेन कंट्रोल है अल्फाबेट। हाँ, गूगल का मेन कंट्रोल है अल्फाबेट के पास, तो अल्फाबेट हो गई पेरेंट कंपनी, ठीक है। द पेरेंट कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। और ये अनदर कंपनी क्या हुआ? सब्सिडियरी कंपनी, यानी जिसका 51% से अधिक
शेयर होल्ड किया हुआ है जिसका, वो है सब्सिडियरी कंपनी, और जिसके पास है वो है होल्डिंग कंपनी। समझ आ रहा है युवराज? मैम एक बार और यस बताएं। मैम। 51% से अधिक शेयर जिसका हम होल्ड कर रहे हैं, जिस कंपनी, जैसे गूगल का हम होल्ड कर रहे हैं तो गूगल यहाँ पे है सब्सिडियरी कंपनी, और अल्फाबेट के पास है तो अल्फाबेट हो गई होल्डिंग कंपनी। समझ आया? और अब इसी परसेंटेज में ही हम अगर जाएं तो अगर किसी कंपनी का यहाँ तो 51% होना चाहिए ना, मोर देन 51%, लेकिन अगर 50% से कम और 20% से अधिक अगर है किसी कंपनी का शेयर, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी। ठीक है, 20 से लेकर के 50% तक अगर हम शेयर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, 50% से अधिक अगर हो जाएगा तब तो सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगा, लेकिन 50 से कम है तो एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए जो आपके मॉड्यूल में दिया है उसके अलावा। यस मैम। इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट में हम लोग मैम हाँ हाँ, कौन पूछ रहा है? रिया मैम गवर्नमेंट, यस मैम गवर्नमेंट कंपनी में भी 51% शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट का होना पब्लिक यस मैम, एंड पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी भी 51% गवर्नमेंट ही होल्ड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये ध्यान दीजिए। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका अगर शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो वो कहलाएगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट कंपनी नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनी जैसे आपका ओएनजीसी है, ठीक है, आईओसीएल है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है ना, लेकिन वो सब गवर्नमेंट कंपनी है। मैम फिर बीसीसीएल भी तो है, बीसीसीएल सब भी तो मैम ये आई थिंक यही है मैम, गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आपको फाइनेंस दे रही है, आप बोरोइंग कर सक रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा पब्लिक फाइनेंशियल। तो पब्लिक फाइनेंशियल का कैटेगरी अलग है, गवर्नमेंट कंपनी का कैटेगरी अलग है। समझ आया? यस मैम। अब फटाफट दीजिए आप।